हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो है अभिलेख। अभिलेख जो है फ्रेंड्स, ये पूरा तात्विक स्रोत का एक पार्ट है। इसमें सिक्के भी हैं, लेकिन आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं वो है अभिलेख। अभिलेख में जो भी सवाल होते हैं, जो भी सवाल एग्जाम पूछा जाता है अभिलेख से संबंधित, उस सभी सवालों का आज मैं डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप अभिलेख से संबंधित सभी सवालों का आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। साथ में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद इससे संबंधित अभिलेख संबंधित आज मैं इसी क्लास में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर सेट भी लगवाऊंगा। तो आप लोग सेट भी लगाइएगा और देखिएगा कि आपको पढ़कर कितना याद रहता है और कितने प्रश्नों का आप सेट लगा पाते हैं। इसलिए आप लोग से वीडियो के अंतिम तक रहिएगा और टेस्ट लगा कर ही जाइएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जानना है वो ये जानना कि अभिलेख कहते किसे हैं। अगर अभिलेख की परिभाषा की बात की जाए फ्रेंड्स, तो अभिलेख भी एक लेख है। लेख कहने का मतलब होता है लिखा हुआ चीज़ें, किस चीज़ पर लिखा हुआ जिसको अभिलेख कहेंगे। तो वह लेख जो मुहर कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स सिक्का। हम सिक्के के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वह लेख जो मुहर प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं, उन्हें हम लोग अभिलेख कहते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि मंदिर की दीवारों, ईंटों या मूर्तियों पर भी लेख मिलते हैं। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। सवाल ये उठता है कि अभिलेख का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेख का अध्ययन जिसमें किया जाता है, अभिलेख का अध्ययन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अभिलेखा शास्त्र या फिर एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी। तो इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग एपिग्राफी कहते हैं या फिर अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। लेकिन सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, वो वहाँ पे ऑप्शन में आपको एपिग्राफी ही रहता है। इसलिए ज़्यादातर आप याद रखिएगा कि अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। अब यहाँ पर लिखने की बात अगर आ रही है फ्रेंड्स कि अभिलेख को लिखा जाता है, इसका मतलब है कि किसी न किसी लिपि में लिखा भी गया होगा। तो आगे हम यही जानेंगे कि अभिलेख को किस लिपि में लिखा गया था। यहाँ पर देखिए अभिलेख की लिपि लिखी गई है कि कौन कौन सी लिपि थी जिसमें अभिलेख को लिखा गया था। तो अभिलेख को लिखने में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया था। सबसे पहली लिपि जो है फ्रेंड्स वो देख रहे हैं प्राकृत लिपि। प्राकृत लिपि के बारे में कहा जाता है कि आरंभिक में जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए पुराविदों को, यानी इतिहासकारों को, जिसने उत्खनन करके खोजा और अभिलेख प्राप्त हुए, तो वो सारी लिपि प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, यानी प्राकृत भाषा में ही थे। दूसरा है ब्राह्मणी लिपि। तो ब्राह्मणी लिपि जो है फ्रेंड्स, इसमें देखा गया कि अशोक के कुछ शिलालेख जो है वो ब्राह्मणी लिपि में है और यह ऐसी लिपि थी जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है कि कौन सी लिपि किसे लिखी जाती है। तो ब्राह्मणी लिपि जो फ्रेंड्स बाएं से दाएं लिखी जाती थी और खरोष्टी लिपि जो है ये इसका जस्ट उल्टा है। खरोष्टी लिपि जो है फ्रेंड्स ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और साथ में इसका भी देखा गया कि अशोक के ही कुछ शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा फ्रेंड्स, अधिक से अधिक शिलालेख, स्तंभ लेख जो है ये सब देखने को मिला था अशोक के शासनकाल में। अशोक ने अधिक लिखवाए थे ये सब चीज़। आगे बात करते हैं यूनानी या अरामाइक लिपि। यूनानी या अरामाइक लिपि जो है ये किस अभिलेख में था? तो पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान में अशोक के जितने भी शिलालेख में थे उन शिलालेखों में अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, ये देखने को मिला। आइए नेक्स्ट बातें जानते हैं फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले अभिलेख जो होता है वो कोई मुहर हो सकता है, कोई प्रस्तर स्तंभ हो सकता है, और जब इसकी खोज की जाती है इसे संग्रहित किया जाता है, इसे रखा भी जाता है। तो यहाँ पर आपको यही बात जानना है कि सबसे अधिक अभिलेख कहाँ पर संग्रहित किए गए हैं। तो याद रखिएगा सबसे अधिक अभिलेख जो है वो मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ आप लोगों को हम टॉपिक बताएंगे और फिर हम आप लोगों को क्वेश्चन से सेट भी लगाएंगे। तो टॉपिक ध्यान से आप लोग सुनिएगा और याद रखिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सभी।
सबसे पहली बात याद रखिएगा कि भारत के 4 नाम थे। तो इन 4 नामों में एक नाम भारतवर्ष भी था। पहला नाम तो भारतवर्ष ही भारत का लिया जाता है। तो भारत का सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलता है, तो ये मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख जो है वो था सोहगौरा अभिलेख। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला सोहगौरा अभिलेख है। दूसरी बात याद रखिएगा कि सर्वप्रथम भारत पर हून एक शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो इसकी जानकारी जो है फ्रेंड्स वो मिलता है भीतरी स्तंभ लेख से। भीतरी स्तंभ लेख से हूनों के आक्रमण की जानकारी मिलता है। तीसरी बात याद रखिएगा सती प्रथा। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य जो है वो किस अभिलेख में मिलता है, तो ये मिलता है एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में जो है फ्रेंड्स सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। एरन अभिलेख किसने लिखवाया था, तो इसके शासक जो थे वो थे भानुगुप्त। ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक को देखिए। अगली बात याद रखिएगा कि रेशम बुनकर की जो श्रेणियों की जानकारी जो है वो किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो यह बात जो है वो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख में जो है रेशम बुनकरों की श्रेणियों का पता चलता है। आगे कुछ और भी टॉपिक आपको याद रखना है। अगला टॉपिक देखिए, कहता है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। रुद्रदामन किसका, तो रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख। कभी सवाल ये पूछ देता है कि कौन सा अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। नेक्स्ट बात याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय जो है वो यहोल अभिलेख में जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का था। पुलकेशिन द्वितीय का यहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कृति द्वारा रचित था। देखिए अभिलेख जो है क्या वो लिखा हुआ था, तो ये भी कभी कभी पूछता कि किसने लिखा था, तो पुलकेशिन द्वितीय का जो यहोल अभिलेख था, ये भी याद रखिए कौन सा अभिलेख, तो यहोल अभिलेख किसके द्वारा रचित था, तो उसके दरबारी कवि था रवि कृति, उसके द्वारा रचित था। आगे टॉपिक याद रखिएगा अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख। कौन सा लेख फ्रेंड्स, तो अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख जो है इसमें उनकी पत्नी कारुवाकी और उनका पुत्र तीवर, कारुवाकी और तीवर। कारुवाकी अशोक की जो दूसरी पत्नी थी, इनकी जानकारी मिलता है अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग प्रशस्ति, इस बात को याद रखिएगा। सवाल ये पूछा जाता कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिसेन ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। हरिसेन कौन था, तो उसके संधि विग्राहक था समुद्रगुप्त के, और प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट को याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार, कौन सा लेख, तो उदयगिरी, ये किसका था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं,
तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गुहा लेख के अनुसार उसको जो है उसका उद्देश्य क्या था चंद्रगुप्त द्वितीय का, ये पता चलता है कि उनका उद्देश्य ये था संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। तो सवाल अगर ऐसा पूछ दिया जाता है फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त द्वितीय किस अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलता है कि उनका उद्देश्य था संपूर्ण पृथ्वी को जीतना, तो यह था उदयगिरि गुहा लेख। नेक्स्ट बात याद रखिएगा, तुमुन अभिलेख। तुमुन अभिलेख के अनुसार जो है कुमारगुप्त प्रथम जो है को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। शरदकालीन सूर्य यानी तुमुन अभिलेख में जो है कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को याद रखिएगा, मंदसौर अभिलेख में अश्वधर्मन को जननेंद्र कहा गया था। किस अभिलेख में? तो मंदसौर अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख में अश्वधर्मन को क्या कहा गया था? तो जननेंद्र कहा गया था। और एक अंतिम टॉपिक याद रखिएगा फ्रेंड्स पॉइंट कि चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन किस अभिलेख में, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने जितने भी युद्ध जीते थे, जितना विजय प्राप्त किया था, उनका उल्लेख किस अभिलेख में है? तो ये है मेहरौली लोह स्तंभ लेख। मेहरौली लोह स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन जो है मेहरौली लोह स्तंभ लेख में मिलता है। उसमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कितने युद्धों का वर्णन किया था, सिर्फ उसमें विजयों का उल्लेख दिया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपको जो भी मैंने पॉइंट बताया है अभिलेख के बारे में उसे पॉइंट ध्यान से आप सुने होंगे। तो चलिए फटाफट कुछ प्रश्नों का जवाब देते हैं। आप लोग भी लगाइए टेस्ट, देखिए कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। आइए पहला सवाल लेते हैं। देखिए पहला सवाल आपके सामने रहा, सबसे पहले शिलालेख को किसने पढ़ा? सॉरी फ्रेंड्स, ये बात आपको मैं अभी बताना भूल गया। सबसे पहले जो है 14वीं सदी में जो है फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक को जो है अशोक के 2 शिलालेख मिले थे। एक मिला था मेरठ में और एक मिला था टोपरा में। मेरठ यूपी में है, टोपरा हरियाणा में है। और इन दोनों शिलालेख को जो है दिल्ली लाया गया था और दिल्ली में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में, इस बात को याद रखिएगा कि दिल्ली में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो सबसे पहले शिलालेख को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। इस बात को भी याद रखिएगा। बीबीआई सवाल है, पूछा जाता है कि कब पढ़ा गया था और किसने पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था सबसे पहले। और किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल का था इनमें से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि दाएं से बाएं जो लिपि लिखी जाती थी वह कौन सी लिपि थी? तो वह लिपि थी खरुष्ठी लिपि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में है फ्रेंड्स? एरन अभिलेख में। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम भारत में हुनों का आक्रमण का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो हुनों का आक्रमण का अभिलेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीतरी स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? भारतवर्ष आप लोगों को भी मैंने बताया हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? अभी जस्ट मैंने अंतिम आपको यही बात बताया फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन जो है वो मेहरौली लोह स्तंभ लेख में मिलता था। मेहरौली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अशोक की पत्नी कारुबाकी एवं पुत्र तिबर का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, यह किस अभिलेख में मिलता है?
तो प्रयाग स्तंभ लेख में, प्रयाग स्तंभ लेख ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। और अंतिम सवाल देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। आज मैंने 10 ही सवाल लिया था अभिलेख से संबंधित। तो इसका देखिए, किस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है? तो यह किस में बताया गया था? तुमुन अभिलेख में। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरा वीडियो देखा होगा और 10 क्वेश्चन का आप सेट भी लगाएंगे तो आपका 10 में कितना मार्क्स आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तो आप लोगों को पूरा तात्विक स्रोत का दूसरा पार्ट सिक्का क्या उसे पढ़ाएंगे। आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।